नमस्कार। आज आप अपना चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉज वाले टॉपिक पर है। इससे पहले टॉपिक में हमने गॉस लॉ के बारे में समझा कि गॉस लॉ क्या होता है और किस तरह से हमें गॉस लॉ का यूज करना है। अब हम आने वाले 3 लेक्चर्स में गॉस लॉ के एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये आज हम सबसे पहला एप्लीकेशन जो गॉस लॉ का आपके सिलेबस में है उसके बारे में पढ़ने के लिए आज शुरू कर रहे हैं। जैसे टॉपिक आपको दिख रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। ये मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक गॉस लॉ और 3 जो लेक्चर हम अब करने वाले हैं, एक ये और 2 लेक्चर इसके बाद, इन 4 लेक्चर में से आपके पेपर में 99.9% एक 5 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, ये यहाँ पे कहता है कि कोई यूनिफॉर्म चार्ज वायर है, ठीक है, और वो इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है ये। अब ये जब इनफाइनाइटली लॉन्ग कहा जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनफाइनाइट है। इसका मतलब क्या होता है कि जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं, मान लीजिए हम एक इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पी पॉइंट की डिस्टेंस है, यहां से अगर मैं इसको आर नाम दूं, तो ये जो आर डिस्टेंस है चार्ज वायर की पी पॉइंट से जहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वो इस जो स्ट्रेट वायर है इसके कंपैरिजन में बहुत ही छोटी है। मतलब अगर मैं एग्जांपल लेके बताऊं कि जो आपका वायर है उसकी लेंथ तो है 10 मीटर और ये जो आर है वो है 1 mm, तो 0.0001 करके जाके इतना डिफरेंस है। तो आर बहुत छोटी है स्ट्रेट वायर से। तो हम यहाँ पर इस तरह की जब कोई प्रॉपर्टी आती है कि वायर बहुत बड़ा है तो उसको हम लोग इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर बोल देते हैं। आर के कंपैरिजन में आर बहुत छोटा है और वायर की लेंथ बहुत बड़ी है, तो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का हम लोग यूज करेंगे। ये टॉपिक मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पी पॉइंट पर निकालना है ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर यूनिफॉर्मली चार्ज। चार्ज आपने यहाँ पे प्लस चार्ज लिया है, आप चाहते तो नेगेटिव भी ले सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो आउटवर्ड होती है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव वायर से इस डायरेक्शन में जाएगा और इधर से इस डायरेक्शन में जाएगा। और अगर नेगेटिव लेते तो वो इनवर्ड डायरेक्शन होती है। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगी। अब बात आती है कि इसको सोल्व कैसे करना है। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉज है, जैसे मैंने आपको बताया था, हम यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। गॉसियन सरफेस कुछ इस तरह की सरफेस होगी कि ये जो चार्ज वायर है इसके इस तरफ जो आप फिगर ड्रॉ करेंगे या गॉसियन सरफेस बनाएंगे उतनी ही उसी डिस्टेंस पे इस साइड भी हम लोग वो गॉसियन सरफेस बनाएंगे ताकि सिमेट्री आ जाए। जब हम लास्ट वीडियो कर रहे थे तो मैंने वहां पे आपको बताया था कि गॉस लॉ सिमेट्री में ही सबसे अच्छी तरीके से यूज होता है, वही सबसे समझने वाला पार्ट भी था। ठीक है, तो अब यहाँ पे किस तरह की गॉसियन सरफेस आपको बनानी है ये आपको प्रैक्टिस के साथ पता लगेगा। आपके सिलेबस में 3 डेरिवेशन है तो वहां आपको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो हमें गॉसियन सरफेस जो यहाँ पे हम लोगों को लेनी है वो हम लेंगे एक सिलेंडर। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हम लोग बनाएंगे। सिलेंडर अगर मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से, अरे भैया सही बन जाइए, सही, कुछ इस तरह से हमारे पास सिलेंडर बनेगा। यहाँ पे ये जो पी पॉइंट है वो इस सिलेंडर के पॉइंट पाएगा। ये पी पॉइंट इस तरह से, मतलब मुझको जो सिलेंडर बनाना था हमको वो इस पी पॉइंट से जाना चाहिए था।
जो सिलेंडर का ये वाला कर्व्ड सरफेस जो है, इस वाली सरफेस को सिलेंडर की कर्व्ड सरफेस बोलते हैं। ठीक है, कर्व्ड सरफेस। तो ये वाली जो सरफेस है वो उस पॉइंट से जानी चाहिए थी जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो मैंने पी पॉइंट यहां मान लिया। अब यहां भी सिलेंडर इस साइड भी आर डिस्टेंस ही होगी, मतलब जो बाउंड्री है सिलेंडर की इधर वाली जो आप देख पा रहे हैं वो भी आर डिस्टेंस पर ही होगी। सिलेंडर कैसा होता है पहले आप ये समझ लीजिए। सिलेंडर, आप ना अपने यहाँ पानी की बोतल जो मिलती है बिस्लेरी की पानी की बोतल, जनरली जो 20 रुपए की आप लोग स्टेशन पे खरीदते होंगे ट्रेवल करते टाइम, वो जो शेप है वो सिलेंडर की शेप है। ठीक है, ये बात आप लोग जानते होंगे। तो ये आर डिस्टेंस ही होगी। इस जो वायर हमने स्ट्रेट वायर लिया है, आर डिस्टेंस पर इधर और आर डिस्टेंस पर इधर, ये पी पॉइंट है। यहां तक कोई परेशानी? अब यहां से जैसे मैंने बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में निकल रही होंगी दोनों तरफ से। इस सिलेंडर की जो लेंथ है वो कितनी होगी? एल। एल क्या है? एल उस वायर की लेंथ हमने एज्यूम की है जिस वायर के, क्योंकि हमारे पास बहुत ही लंबा वायर है तो हम ये तो नहीं कर सकते कि पूरे वायर को एज्यूम करने के बाद अगर मैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जाऊं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, पता नहीं कितना लंबा वायर हो। तो हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा वायर लेते हैं जिस पॉइंट पे हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, एक छोटा सा पॉइंट लेते हैं और उसी के पास में अपनी सुविधा के अनुसार हमने एक गॉसियन सरफेस बना ली है सिमेट्रिकल शेप में, ताकि वो पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकें। तो एल जो है वो हमने वो लेंथ ली है जो वायर गॉसियन सरफेस के अंदर हम लोगों ने क्लोज किया है। एल हमने वो लेंथ ली है वायर की जो हमने गॉसियन सरफेस के अंदर क्लोज किया है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में। यहां तक कोई परेशानी? अब क्या करना है, आपको इसको 3 पार्ट में ब्रेक कर देना है। ये आप समझेंगे मैं क्यों कह रहा हूं। इसको हम 1 पार्ट मान लेते हैं, इसको 2 और इसको 3rd। ये कर्व्ड सरफेस बोलते हैं इसको हम। ठीक है, ये वाली जो सरफेस है कर्व्ड सरफेस है, यही सबसे इंपॉर्टेंट सरफेस है आपकी इस वाले डेरिवेशन में। अब मैं तीनों सरफेसेस पर एक छोटा डीए पार्ट, मतलब डीए का मतलब क्या है कि एक छोटा सा एरिया में तीनों सरफेस पर काट लेता हूं। ये यहाँ पे मैं जहाँ पे पी पॉइंट है वहां पर एक एरिया और एक एरिया में यहां पर काट लेता हूं जो मेरी सेकंड सरफेस है। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये, और एरिया वेक्टर जब मैंने यहाँ पे काटा है, आप अपनी अगर जो मैं बोल रहा हूँ बोतल को, आपके पास कोई पानी की बोतल हो, उसको वर्टिकली अगर होल्ड करेंगे तो उसका जो ऊपर वाला पार्ट होगा उससे एरिया वेक्टर हमको कैसे बनाना है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, वो कुछ इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू होगी वो होगी 90 डिग्री। थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, सिमिलरली यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये है और जो आपका एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन, एरिया वेक्टर को आप डीए से या एन कैप से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट के लिए हम बात कर रहे हैं तो हम डी ए वन लिख दे रहे हैं, यहाँ पर हम सेकंड सरफेस के लिए बात कर रहे हैं तो डी ए टू लिख दे रहे हैं। ठीक है, और इन दोनों के बीच में भी उसी तरह से एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे जो एरिया वेक्टर है वो बाहर की तरफ होगा, डी ए थ्री से मैं इसको डिनोट कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो भी इसी वाले प्लेन में है, बिल्कुल वो भी इसी तरह से निकलेगी। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो होगा 0 डिग्री। आपको समझ में आया ये एंगल 0 डिग्री क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है। और हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेते हैं वो परपेंडिकुलरली ही हमारे एरिया को पास करती है। ठीक है, और एरिया वेक्टर्स भी क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है थीटा। इतनी चीजें क्लियर है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। अब डेरिवेशन सोल्व करना है, डेरिवेशन में कुछ बचता नहीं है। जिसको ये पूरा डायग्राम समझ में आया है उसके लिए डेरिवेशन में अब बहुत ज्यादा कुछ बचा नहीं है। ठीक, अब हम शुरू करते हैं। आपको यहाँ पे
मैं हमेशा की तरह डेरिवेशन पूरा उस फॉर्मेट में लिखवाने की कोशिश करता हूँ जिस फॉर्मेट में आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक, तो हम शुरू करते हैं। क्या? कंसीडर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग straight wire with uniform linear charge डेंसिटी। ये एक अकेला पार्ट है जो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको अब बचा है इस डेरिवेशन में समझने के लिए। लेकिन अगर आप ये जो सीरीज है चैप्टर फर्स्ट की पूरी देखते आ रहे हैं तो आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के ऊपर। जिनको नहीं पता है वो लोग अब समझ जाएंगे आने वाली 2 मिनट के अंदर। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है? मेरे पास वायर है बहुत बड़ा, ठीक है। अब मेरे पास इस वायर पर, क्योंकि मैं जो ओशन सरफेस बना रहा हूं उसमें पूरे वायर को तो इंक्लूड नहीं कर सकता, लेकिन मुझे ये तो पता करना पड़ेगा ना कि चार्ज कितना है, टोटल चार्ज जो मैं ले रहा हूं वो कितना है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है? लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको बताती है कि चार्ज ऑन यूनिट लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, मैं अभी आपको ये पूरा समझा दूंगा कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या बताती है, लेकिन आप अभी ये लिख लीजिए कि लीनियर चार्ज डेंसिटी होती क्या है। ये है चार्ज ऑन यूनिट लेंथ ऑफ वायर। मतलब क्या होता है कि जैसे ये जो मैंने लिया है, समझाने के लिए आपको बता रहा हूं कि इस पर जो टोटल चार्ज है मान लीजिए वो 100 कूलम, ठीक है। जो वायर हमने लिया है आप समझने के लिए मान लीजिए कि उस पर 100 कूलम का चार्ज है, और वायर की जो लेंथ है, वायर की जो पूरे, अब मैं बात कर रहा हूँ ये आपको समझाने के लिए, अभी के लिए आप इस डायग्राम को, इस डेरिवेशन को छोड़ दीजिए, मैं आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, आपके पास आपने एक वायर लिया जिसकी लेंथ है आपके पास 20 मीटर, ठीक। 20 मीटर लेंथ ना आपने एक वायर लिया और उस पर टोटल चार्ज जो है वो 100 कूलम है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी? लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है कि चार्ज ऑन यूनिट लेंथ ऑफ वायर। मतलब अगर ये 20 मीटर का वायर है तो इसके 1 मीटर पर कितना चार्ज है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा से। तो यहाँ पर लैम्डा क्या होगा? 100/20। तो ये क्या आएगा? 5 कूलम पर मीटर। मतलब ये जो वायर आपने लिया है इसके 1 मीटर पर 5 कूलम का चार्ज है। यही लीनियर चार्ज डेंसिटी है। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है? चार्ज ऑन यूनिट लेंथ ऑफ वायर। ये बात समझ में आई? इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं? लैम्डा से। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? लैम्डा इज इक्वल्स टू क्यू, लैम्डा इज इक्वल्स टू क्यू बाई एल। क्यू क्या है? टोटल चार्ज ऑन वायर। क्यू क्या है? टोटल चार्ज ऑन वायर। अब जब आप इस आ चुके हैं इस वाले डेरिवेशन में, तो आपको क्या करना है? क्यों इस वाले डेरिवेशन में क्या है? ये जो आपने वायर गॉसियन सरफेस के अंदर लिया है, यहां तो मैंने आपको बताया कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, ये आपको समझ में आई। इसको अब हम कर देते हैं इरेज। ठीक, फॉर्मूला क्या है? Q लैम्डा इज इक्वल्स टू Q बाई एल। लेकिन यहाँ आपको Q क्या लेना है? Q आपको लेना है कि जो अभी हमने वायर इनक्लोज किया है गॉसियन सरफेस में, तो इसके लिए हम यूज करते हैं क्या? Q इन। मतलब जो हमने वायर गॉसियन सरफेस के अंदर इनक्लोज किया है उसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है और उसकी लेंथ कितनी है। लेंथ मुझको पता है L है, और ये जो हमने बनाया है, जो हमने पॉजिटिव चार्ज दिखाए हैं कि ये टोटल चार्ज इस
वायर पर ये है, तो पर यूनिट लेंथ पे जो है लैम्डा इक्वल्स टू क्यू इन बाई एल। जिसको लीनियर चार्ज डेंसिटी और अच्छे से जानना है वो प्रीवियस लेक्चर देख सकता है, और वरना तो इतना सफिशिएंट है जितना मैंने बताया कि लैम्डा से डिनोट करते हैं और चार्ज ऑन यूनिट लेंथ ऑफ वायर को हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। ठीक, तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्यू इन इज इक्वल्स टू लैम्डा एल। एल इधर चला गया, क्यू इन ये, तो सिर्फ इतना ही मुझे ये लिखना है, क्योंकि मैं इसको क्यू इन की जगह पे ही बाद में प्लेस करूंगा, तो मैंने उसको यहीं पे अभी पे क्यू इन की फॉर्म में लिख लिया है। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी हो तो बताओ। तो अभी हम बात कर रहे हैं जो हम लैंग्वेज लिख रहे हैं उसकी। ऐसे ही जैसे मैंने लिखवाया है आपको सेम इसी तरह से अपने एग्जाम में लिखना है, डायग्राम बनाना है, उसके बारे में बताना है, फिर आपको लिखना है एट पॉइंट पी, जहां पे हमें निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। वी आर गोइंग टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड which is at perpendicular, ये जो है P परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां से वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे हम वहां पे ये बनाएंगे जो R जिससे को हमने डिनोट किया है उस पॉइंट को, क्योंकि ये तो वायर सब जगह है, तो हम उस P पॉइंट की जो डिस्टेंस लेंगे वो परपेंडिकुलरली लेंगे, विच इज एट परपेंडिकुलर, which is at perpendicular distance r, ठीक है, फ्रॉम द वायर। यहां तक कोई दिक्कत, ये समझ में आया ना हम लोग क्या लिख रहे हैं, ये समझ में आना जरूरी है। अब इसके बाद जो हमने किया है, वी एज्यूम, क्योंकि हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं क्या, अ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, इतना यहां तक किसी को कोई परेशानी? सिर्फ अभी तक हमने क्या किया है कि जो हमने इस डायग्राम में किया है उसको अभी तक हमने लिखा है कि हमने एक इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर लिया है, यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब सब जगह पे पूरे वायर पर की जो डेंसिटी है किसकी, चार्ज की, वो लैम्डा है। ठीक, उसके बाद हमने बताया कि ये पी पॉइंट है जो डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर, किससे, जो पी है आर डिस्टेंस पर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर वायर से। ठीक है, और वी अज्यूम अ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। अभी तक हमने जो अभी मैंने आपको पूरा समझाया था उसको लैंग्वेज का फॉर्म दे दिया है। मैं इसको कट कर लेता हूं ताकि ये आपको इजीली नीचे हम लोग यूज कर पाए। आ जाइए आप नीचे, जी ठीक, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये डायग्राम यहाँ पे आ गया। अब हमें करना क्या है, हम लोग को पता है, वी नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई क्या होता है, फाई होता है EDA कोस थीटा। तो क्योंकि मैं छोटे छोटे एरिया के लिए निकाल रहा हूं अभी के लिए, तो मैं डी फाई के लिए निकाल रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने DA इसीलिए लिखा है, यहाँ पे भी हम लोग डी फाई लिख सकते हैं। लेकिन अगर मुझे टोटल फाई जो है निकालना है, मतलब मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो मैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालूंगा इस गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस का, तो वो क्या होगा, फाई टोटल कैसे आप लोग फाइंड करेंगे, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, मतलब एक सरफेस मेरे पास ये है, दूसरी सरफेस मेरे पास ये है, और पहली ये, और तीसरी सरफेस मेरे पास ये पूरी है कर्व्ड सरफेस। ठीक है, ये जो सरफेस है, तो मैं इन तीनों सरफेस का अलग अलग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालूंगा और उनको ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास पूरे गॉसियन सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम
तीनों सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए जिस फॉर्मेट में है डी फाई मैंने यहाँ पे लिख लिया डी फाई टोटल, ताकि आपको ध्यान रहे। फाई वन की वैल्यू क्या होगी, ई डी ए वन लिखना चाहिए, वन लिख दीजिए, कोस थीटा। फाई टू की वैल्यू क्या होगी, ई डी ए टू कोस थीटा, और यहाँ पे ई डी ए थ्री कोस थीटा। जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि फाई वन मतलब सरफेस वन और सरफेस टू के लिए थीटा की वैल्यू यहाँ पे इंटीग्रेशन जब आप यहाँ पे भी लगा देंगे तो ये आ जाएगा फाई टोटल, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है 90, ई को बाहर लिख दीजिए डी ए कोस 90। सेम इसी तरह यहाँ पे भी डी ए टू कोस 90, और यहाँ पे भी ई बाहर डी ए थ्री यहाँ पे कोस 0। तो कोस 90 की वैल्यू क्या होगी 0, तो ये दोनों हो जाएंगे 0। फाई टोटल ये 0 ये 0, यहाँ पे ई। अब मुझको ये बताइए, तो 1 हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, ये वाला जो डी ए है ये हम लोगों को पता है व्हाट इज द एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ अ सिलेंडर। ये आप लोग जानते होंगे, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ अ सिलेंडर, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है, ये बात आप लोगों को मैथ्स में भी आपने पढ़ी होगी। व्हाट इज द एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ अ सिलेंडर, वो होता है 2 पाई आर एल। ठीक है, तो यहां मेरे पास फाई टोटल की जो वैल्यू आई है वो आई है, फाई टोटल की वैल्यू ई कर देते हैं, ठीक है, ई इंटू 2 पाई आर एल। ठीक है, इसको मैं बॉक्स में अभी के लिए बंद कर दे रहा हूं। अब हमें क्या करना है, फ्रॉम, यहां पे हम लोग लिखेंगे फ्रॉम गोस लो, फ्रॉम गोस लो। तो वहां पे फाई टोटल की वैल्यू क्या होती है बताओ आप लोग, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, क्या यही वैल्यू होती है। और यहाँ पे आई है ई इंटू 2 पाई आर एल, तो इन दोनों को मैं इक्वल रख दूं, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट और ई 2 पाई आर एल। यहां तक कोई परेशानी हो तो बताओ। अब क्यू इन की वैल्यू क्या है वो आपको, जो हमने सबसे पहले शुरू में बताई, क्यू इन की वैल्यू क्या है, लैम्डा एल। ठीक है, वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। क्यू इन की वैल्यू क्या है, लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट ई डॉट 2 पाई आर एल। ई यहाँ पे आएगा लैम्डा एल और 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट, नीचे एल से एल हो जाएगा कैंसिल, तो ये क्या आएगा, लैम्डा बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। या इसको आप अगर 2 की मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर को हम क्या ये लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम क्या के लिख सकते हैं, 2k लैम्डा बाई आर। जो भी आप कंफर्टेबल हो, आप चाहें तो ये छोड़ सकते हैं लिखकर, आपका कंप्लीट है। आप चाहें तो डेरिवेशन को यहां तक लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ई की वैल्यू जो मुझे पसंद है लिखना 2k लैम्डा बाई आर। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। ठीक है, एट अ पॉइंट P। ये आपका डेरिवेशन था, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। और इस डेरिवेशन में कमाल की बात क्या है कि आपको बहुत ज्यादा कुछ भी करना है ही नहीं। ये मैंने एकदम आपको रेडी टू यूज दिया है ताकि आप इससे एकदम अच्छे से अपना नोट्स बनाएं और अपने एग्जाम में एज इट इज इसको यूज कर पाए। हमने सिंपल एक गॉसियन सरफेस बनाई है, जो हमारे पास वायर था,
एंगल आपको मेन समझ में आना चाहिए कि कहाँ पे 90 है, कहाँ पे 0 है। पूरा जब हमने सबसे पहले शुरू किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो तब बताया था कि पूरे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ने में, इसके बाद आप गोस का लॉ पढ़ेंगे, उसमें सबसे जरूरी जो चीज है वो है एरिया वेक्टर। तो मैंने वहां पे एरिया वेक्टर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। जिसको वहां पे समझ में आ गया होगा, जिसने वो वीडियो देखी होगी ना, सिर्फ उसको एरिया वेक्टर के बारे में और एरिया वेक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या एंगल है उसके बारे में बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई होगी। ठीक है, हमने ये निकाल लिया कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, क्योंकि हम लोगों को बाद में आंसर लीनियर चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि मुझे ये तो पता नहीं है कि पूरे वायर पर कितना चार्ज है, लेकिन मुझे ये तो पता करना जरूरी है ना कि यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है। सिंपल, ये लिखने के बाद हमने 3 पार्ट में इसको ब्रेक कर लिया, 3 सरफेस, ताकि हम अलग अलग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल पाए। वहां से एंगल निकाला और आपने यहाँ से फाई टोटल निकाला, उधर से आपने जो गोस के लॉ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उन दोनों को इक्वल रख दिया है। इक्वल रखने के बाद सिंपल आपके पास ये आ गया है। ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट हुआ। अब अगले टॉपिक में जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट। ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 3 डेरिवेशन है, एक हो चुका है, 2 आने वाले हैं। लास्ट वाले में एक ही डेरिवेशन में 2 आपको डेरिवेशन देखने को मिलेंगे, लेकिन वो हम लोग एक ही वीडियो में कवर करेंगे। इसके बाद मैं आपको 2 वीडियो पढ़ाने वाला हूं, उसके बाद आपका फर्स्ट चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम लोग एनसीईआरटी के सारे, सबसे पहले एग्जांपल्स करेंगे फर्स्ट चैप्टर के एनसीईआरटी के। उसके बाद एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में जितने भी एग्जाम्पल हो, वो क्वेश्चंस होंगे, वो करेंगे। और उसके बाद हम प्रीवियस ईयर में जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं चैप्टर फर्स्ट के न्यूमेरिकल्स, वो करेंगे। क्योंकि हमारा टारगेट है कि हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो हम टाइम लगाएंगे, लेकिन चीजों को एक एक करके कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ाई कीजिए, और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।